नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। मैं आज अ, अपने स्टूडियो शहर लखनऊ में नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड में हूँ और इस वजह से हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ जो आज की रिकॉर्डिंग हो उसपे थोड़ा 19-20 हो। तो इस माफ़ी के साथ सबसे पहले आप सबको क्रिसमस की बहुत-बहुत बधाई। अ, सबसे पहले 3 विषय हैं। पहला, क्या केजरीवाल दे पाएँगे भाजपा को उसके खेल में मात? दूसरा, क्या डल्लेवाल जी की शहादत से ही खुलेगी सरकार की नींद? और तीसरा, लखनऊ अब तमीज़ और तहज़ीब की जगह धार्मिक उन्माद का नया केंद्र। इन तीनों विषयों पे बात करने से पहले आपसे हमेशा की तरह आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब आपको एक छोटी र हर महीने हमें अ, एक आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है और अगर आप हर महीने का एक कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। इस आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है और आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में सुविधा रहती है। हालाँकि बात मुझे केजरीवाल जी की करनी है, वो एक लंबा विषय है, लेकिन उससे पहले मैं डल्लेवाल जी की बात करना आवश्यक इसलिए समझ रहा हूँ, क्योंकि डल्लेवाल जी की शहादत से ही ऐसा लग रहा है कि अब डल्लेपाल जी की शहादत किए बिना ये सरकार मानेगी नहीं। डल्लेवाल जी 70 वर्षीय हैं। जो किसान आंदोलन हुआ था उसका एक सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट चेहरा थे और वो पिछले करीब 30 दिन से वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। वो पानी भी नहीं पी रहे हैं। नहीं, माफ़ कीजिए, वो पानी पी रहे हैं, वो भोजन नहीं कर रहे हैं, एक कण नहीं जा रहा है और 30 दिन का मतलब आप समझ सकते हैं, अब उनकी स्थिति नाज़ुक से भी नाज़ुक होती जा रही है और उनकी कोई नई माँग नहीं है। उनकी माँग ये है कि सरकार ने जो अपना वादा पूरा करने के लिए जिस तरह से पुराने जो किसान आंदोलन था जम्मू बॉर्डर पे, उसको नवंबर 2021 में जिस तरह से झूठ बोल के झूठ और झूठ बोल के सरकार ने वहाँ पे कहा था साफ-साफ कि भई हम आपकी ये माँग माँगेंगे, जिन जिन किसानों की कोई की शहादत हुई है उनको कॉम्पेंसेशन देंगे, मुकदमे वापस लेंगे, इत्यादि-इत्यादि बहुत सी और एमएसपी पे एक एक आपका हमने कम ही समय में इस पे एक फाइनल निर्णय कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं। ये बिल्कुल साफ है कि सरकार ने बेवकूफ़ बनाया और बेवकूफ़ बना के सरकार को जैसा हर बार लगता है कि वो कभी अ, लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, कभी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है, कभी वोट के लिए बेवकूफ़ बनाती है। ये बेवकूफ़ बना के और सरकार बहुत खुशी-खुशी आगे निकल जाती है। सरकार जो भाजपा सरकार है उसने उसने इसको अपना एक रोज़मर्रा का वो बना लिया। किसान 2022 का इलेक्शन हुआ, किसान को लगा 2022 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन मुख्य कारण था जिसकी वजह से सरकार ने ये कदम उठाया था। उसके बाद 2024 लोकसभा हुआ, लेकिन इस बीच कहीं हुआ कुछ नहीं। इस बीच ये ज़रूर हुआ कि जो आंदोलन के कुछ चेहरे थे, उनकी भूमिका संदिग्ध होने लगी, उन्होंने कुछ फ़ायदा भी उठाया होगा ज़रूर। सरकार ने उनका भरपूर उपयोग भी किया और वो दोनों तरफ से खेलते हुए नज़र आए। इसमें बहुत से नाम हैं और वो जब नाम लेता हूँ तो उसमें लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सबके सामने अब काफ़ी चेहरे बेनकाब हो गए हैं। लेकिन उसमें कुछ नाम ऐसे थे, उसमें से एक प्रमुख नाम डल्लेवाल जी था। जगजीत सिंह जी डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे हैं। वो केवल पानी पी के रह रहे हैं, 30 दिन हो गए हैं और वो उन्होंने कहा है कि या तो मेरी जान जाएगी या फिर किसान आंदोलन या हम सफल होंगे। वो कह रहे हैं मैं मरूँगा या हम सफल होंगे। पंजाब सरकार उनसे बार-बार अनशन तोड़ने की विनती कर रही है, लेकिन उन्होंने अपने साथियों से वो सख्त हिदायत दे रखी है कि अगर पुलिस ज़बरदस्ती मुझे उठाने आए तो मुझे उठाने मत देना। मैं डल्लेवाल जी और किसान आंदोलन के बाकी साथियों को ये याद दिला दूँगा कि अव्वल तो पुलिस आएगी नहीं क्योंकि इस तरह के एक अनेक वो हैं जब सरकार की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। राव साहब थे एक आईआईटी के प्रोफ़ेसर थे, गंगा आंदोलन कर रहे थे। सरकार की का ये था कि मरना है तो मर जाने दो। कुछ इस तरह की नीति ये भाजपा सरकार रहती ले करती है और ख़ास करके मोदी जी जिनका कहना ये है कि जब उनसे कहा गया, जब सतपाल मलिक साहब ऑन रिकॉर्ड है, जब उन्होंने इनसे मोदी साहब से कहा कि भई वहाँ किसान शहादत शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो उनका कोई मेरे लिए मर रहे हैं। ये जवाब था इस देश के प्रधानमंत्री का। मुझे ऐसा लगता है कि डल्लेवाल साहब आप अगर रहेंगे तो ये आंदोलन
एक नई दिशा ले सकता है। मर्जी आपकी है, निर्णय आपका है, कमिटमेंट आपका है, लेकिन किसानों को, इस देश के किसानों को बहुत चंद लीडर रह गए हैं जिनके ऊपर इस देश के किसान विश्वास कर सके। ज्यादातर किसान जो हैं वो सरकार के साथ पर्दे के पीछे लेन-देन में नज़र आते हैं, और ये बार-बार हो रहा है। तो मेरा सिर्फ सिर्फ आग्रह ये है कि उन किसानों की खातिर आप अगर अपना आंदोलन, आप ना ये जो आमरण अनशन है उसको खत्म करके आंदोलन में लगे रहिए, जहाँ पे भी वो करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी शहादत से ये है, मुझे जो बीजेपी की केंद्र सरकार है उसमें ज़रा भी नहीं है कि अगर कोई शहादत दे देगा तो उसको कोई फ़र्क पड़ेगा। हालाँकि बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, उसके बाद एक नया मोड़ लेगा। मुझे इस सरकार की संवेदनशीलता पे पूरा विश्वास है कि इतनी असंवेदनशील है, कोई मरे या जिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लोग आ जाएँ दूसरी बात पे। क्या केजरीवाल दे पाएँगे भाजपा को उसके खेल में मात? ये जो भारतीय जनता पार्टी एक नया खेल करती है कि इलेक्शन से जस्ट पहले बहुत सी योजनाएं चालू करती है, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से अपने समय को तोड़ती मरोड़ती है, और फिर वहां पे आजकल एक नया चला है कि कुछ पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, और ये काफी टेस्टेड मामला है जिसमें भाजपा सरकार कई बार सफल रही है। और उसकी जो लेटेस्ट सफलता है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में उन्होंने लाड़की बहन योजना और एक भाऊ योजना कुछ इस तरह की चलाई। महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर करना शुरू किया। वो 2-3 किश्त आ जाए इसके लिए इलेक्शन को भी पोस्टपोन किया इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। ये सारा कुछ करके पैसा वहां आया और भाजपा वहां जीती है। जीतने के और भी कई कारण हैं, लेकिन भाजपा के जो भी रणनीतिकार हैं वो इस मामले में बिल्कुल ठीक से कन्विंस हैं कि ये जो पैसा डायरेक्ट बेनिफिट वाला मामला है ये फिट बैठता है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अभी केजरीवाल जी ने 2 घोषणाएं की। उन्होंने एक कहा कि एक महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना। संजीवनी योजना में उन्होंने कहा कि 60 साल से ऊपर वाले नागरिक हैं उनका पूरा इलाज मुफ्त देने का उन्होंने वादा किया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई उस पर कैप नहीं रहेगा, पूरा इलाज फ्री करेंगे। और महिला सम्मान योजना में उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली की सभी महिलाओं को, और ये कई प्रदेशों में चल रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने यूनिक, लेकिन उन्होंने यहाँ योजना की दिल्ली की सभी महिलाओं को चुनाव से पहले 1100 रुपए का ट्रांसफर हो जाएगा, और सरकार बनते ही ये राशि 2100 रुपया हो जाएगी। 2100 का मतलब 12 महीने, अगर आप 12 महीने की बात कर रहे हैं तो करीब 25,000 रुपए सालाना वो ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। योजना में कोई दिक्कत नहीं है। योजना में कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि अगर ये महिलाओं के पास ये पैसा जा रहा है तो ये महिलाओं के हाथ में वो पैसा किसी भी घर में ज्यादा यूजफुल रहता है बनस्पत इसके। अगर मतलब मैं इस बात से कन्विंस हूं कि महिलाओं के हाथ में अगर पैसा रहेगा 2000 रुपया तो वो उस घर के लिए ज्यादा काम आएगा। अब किसी भी पार्टी की तरह, जो मुझे ठीक से वो है कि बार बार लोगों का ये लगता है कि अरे देखिए भाई, इंडिया गठबंधन कांग्रेस का संगठन नहीं है, कुछ करते नहीं है, बीच में जाते नहीं है। आम आदमी पार्टी का संगठन है, उसका दिल्ली में ठीक से प्रेजेंस है, और उसके कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके, जैसे बीजेपी कराती है, रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया, और इसकी खूब चर्चा होने लगी। अब इसको लेके भाजपा भी घबराहट में आ गई। अच्छा, बीजेपी के यहाँ क्या होता है कि वो वैसे तो नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो लाट साहब, गवर्नर जनरल, मतलब जितने लोग हैं उनके साथ तो उनके वाइस रॉय, गवर्नर जनरल जो हैं, ये सब पूरे लोग उतर आते हैं। मुझसे कुछ लोग अभी कहेंगे कि अब गवर्नर जनरल अभी नहीं होता था, अंग्रेजों के समय होता था, वाइस रॉय अंग्रेजों के। जी हाँ, ये अब आप धीरे धीरे उन्हीं अंग्रेजों की सरकार के यूज टू हो जाइए जिस तरह से सरकार चल रही है, क्योंकि अमेरिका में बैठे हुआ जो पूंजीपति था, जो वहां का ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सरकार चलाता था, उसी तरह से हमारे यहाँ भी सरकार चल रही। तो एलजी साहब, अब इसमें दिक्कत होने लगी। अब एलजी साहब भी कूद गए इसमें। एलजी साहब एक सक्सेना जी हैं, सक्सेना जी के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। एलजी साहब ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से कल 25 दिसंबर को एक अखबारों में विज्ञापन छपवा दिया। जनरली ये विज्ञापन तो पॉलिटिकल लोग छपवाते हैं, ये एलजी को क्या हक है और क्यों ये छपवा रहे हैं, उन्होंने छपवा दिया कि दिल्ली सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही, कभी कहा भी नहीं गया था योजना चलाई। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने कई चीजें कही, पर लंबा विज्ञापन है, मैं लगा दे रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग राजनीतिक लोग। अच्छा, तो आपके यहाँ जो वोट मांगने जब मोदी जी जाते हैं तो वो राजनीतिक नहीं रहते हैं, वो कोई मतलब
कुछ और रखते हैं, और आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन उनसे शेयर ना करें। और केवल यही नहीं कहा, उसमें नीचे भी कहा कि इस तरह का फ्रॉड चल रहा है, उस विज्ञापन में भी कहा कि इस तरह का फ्रॉड चल रहा है। इसके बाद अभी ये सब चर्चा चल ही रही थी कि खबर आई कि जो प्रवेश वर्मा जी हैं, साहब सिंह वर्मा जी के पुत्र, और जिनके सिर पे ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जाट वाला जब मामला था तो किसान आंदोलन को तोड़ने में उनकी प्रमुख भूमिका थी। किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख जाट को तोड़ा, पैसे ऐसे की लालच दिया, पैसा ट्रांसफर भी हुआ, किस तरह से अपने आवास पे उन्होंने जाटों की मीटिंग की और वो पूरा मामला क्रैक किया था कि किसान आंदोलन टूटे कैसे, और वो तोड़ने में कामयाब रहे थे। ये उनकी क्वालिफिकेशन है। प्रवेश वर्मा साहब अपने बदजबानी के लिए भी मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने आवास पर महिलाओं को 1100 रुपए नगद ही देने शुरू कर दिए। दिल्ली छोटी जगह है, वहां पता लग गया, आम आदमी पार्टी वहां पे ऑर्गेनाइज है, उसके सारे कार्यकर्ता पहुंच गए, सांसद पहुंच गए, और खूब वीडियोस और फुटेज और ये सब सोशल मीडिया पे आ गए। बाकायदा एक पैम्फलेट वो मैं लगा दूंगा, वो एक देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो है। मदद करेंगे। किसने बुलाया था आपको यहाँ पे? कोई मोदी का है। अच्छा, नहीं तो मतलब घर जाके कोई कार्यकर्ता इनके बुला के लेके आया क्या आपको? हाँ, वो वहीं पे बन रहा है ना, हमारे झुग्गी में। झुग्गी में बन रहा है? क्या नाम है आप, मतलब कहाँ रहती है, कौन सी झुग्गी में? काली गाड़ी। काली गाड़ी में रहती है। तो वोट भी आपका वहीं पे है? अच्छा, तो कब बताया गया आपको कि यहाँ पे आना है कार्ड लेने के लिए? और आज आना है, ये कहा गया? इसमें क्या क्या मिला आपको, एक बार दिखाइएगा। 1100 रुपए क्या इसमें लिफाफे में? जरा खोल के दिखाइए एक बार। ये मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, बच्चे भी हमारे। अच्छा, तो ये जो है इसमें आपको, नहीं तो ये घर पे मिला है आपको? नहीं, यहाँ पे मिला है, नहीं, हाँ, इनके आवास के गेट पे मिला है, दरवाजे पे। तो कुछ फॉर्म वॉर्म भरवाया गया था आपको? फॉर्म भरवाया है, यही है। वो बोले कि आपके अकाउंट में। उसमें एक पैम्फलेट पर प्रवेश वर्मा की फोटो, भाजपा का मोनोग्राम, व लाडली योजना, लाडली बहना, लाडली योजना छपा हुआ एक फोल्डर, और एक एनवलप में रख के 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। जब प्रवेश वर्मा से बात हुई तो उन्होंने सफाई दी कि वो अपने पैसे अपनी संस्था के सौजन्य से बांट रहे थे, लेकिन वहां किसी संस्था का नाम लिखा हुआ नहीं मिला। भाजपा के दूसरे नेताओं से पूछा गया है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है, सब कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि प्रवेश वर्मा को बीजेपी को तलाश है एक दिल्ली में एक मुख्यमंत्री चेहरे की। उनके पास एक डॉक्टर हर्षवर्धन हुआ करते थे। डॉक्टर हर्षवर्धन को उन्होंने बड़े बेआबरू होकर निकाल दिया था। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री की रेस से निकाला, किरण बेदी को ले आए थे, और फिर उन्होंने किरण बेदी को भी बाहर निकाल दिया। मतलब किरण बेदी भी, उनको लगा कि ये कुछ करा नहीं पाई, वो खुद ही अपना चुनाव हार गई थी। फिर डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल को कोविड के दौरान बाबा रामदेव की दवाई बेचने में लग गए थे डॉक्टर हर्षवर्धन। हालांकि उनके साथी लोग कहते हैं बहुत अच्छे आदमी, लेकिन दवा बेचने का काम तो, अपराध तो वो कर ही रहे थे कि कैसी दवा जो टेस्टेड नहीं थी और डॉक्टर होकर उन्होंने उस दवा को बेचने में सहयोग कर रहे थे रामदेव का, उनको फिर से निकाला गया। अब उनको टिकट भी नहीं दिया गया है। तो खैर, अब तलाश है एक मुख्यमंत्री पद के चेहरे की। उसमें बहुत से लोग, मनोज तिवारी का नाम, कोई कहता था कि मनोज तिवारी उसमें एक प्रमुख चेहरा, फिर स्मृति ईरानी का नाम आया। लेकिन भाजपा को पता है कि ये लोग कोई ऐसे नहीं है जो दिल्ली के लोकल टाइप। उसमें एक प्रमुख चेहरा प्रवेश वर्मा का था, और ये करीब करीब तय था कि प्रवेश वर्मा को भाजपा दिल्ली चुनाव में मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रूप में ही आगे ले जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो मामला टाटा फिस हो गया है। अब प्रवेश वर्मा जी इस दाग के साथ उसको सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, देखने वाले बात होगी। इसमें एक ट्विस्ट और है, कहानी में एक ट्विस्ट और है। यूथ कांग्रेस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक शिकायत दर्ज कर दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी विभाग से ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं कि कुछ फ्रॉड लोग इस तरह की योजना कर रहे हैं। उन्होंने बिना कहीं केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को लपेटने की कोशिश की है, और उसमें कहा है भाई केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का नाम और इसमें FIR हो। अब केजरीवाल साहब बहुत गुस्से में आ गए। वो कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के बाकी से बात करेंगे और कांग्रेस को गठबंधन से बाहर किया जाएगा।
वो भी एक योजना हो सकती है। भाई केजरीवाल साहब हो जाएंगे, ममता बनर्जी हो जाएंगी, अखिलेश यादव हो जाएंगे, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर सुन रहे हैं, तेजस्वी यादव भी गुस्सा है, तेजस्वी यादव हो जाएंगे, शरद पवार हो जाएंगे, उद्धव ठाकरे हो जाएंगे, लोग कांग्रेस बाहर कर देंगे। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सच है कि जो केजरीवाल जी की योजना है वो खूब चर्चा में है। 2100 रुपए अगर मिलेंगे तो इससे एक उनका लास्ट मिनट का 1 तुरुप का पत्ता हो सकता है। और दूसरी सबसे प्रमुख बात यह है कि बाकी जगह कोई किसी को कुछ कहे, लेकिन केजरीवाल जी के ऊपर दिल्ली की जनता को भरोसा है। तो अब ये योजना कितनी सफल होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मेरे हिसाब से इसका इम्पैक्ट तो इलेक्शन के समय जरूर पड़ेगा। अब जरा अंतिम बात कर लें। मैं लखनऊ में, मेरी पैदाइश है, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी परवरिश लखनऊ की है। लखनऊ एक डिफरेंट तबीयत का शहर है जिसको कहते हैं। वहां जब, अब तो मुश्किल हो गया है, लेकिन जब वहां हम लोग बड़े हो रहे थे और जब फिर वहां से पढ़े लिखे, तो एक तो जो हमारी हिंदी है वो हिंदी हिंदुस्तानी है। वो हिंदी को वो जो आजकल की क्या बोलते हैं, मतलब अजीब अजीब तरह के जो आज संचारी रोग नियंत्रण कक्ष, आपको समझ में आया कुछ? क्या किसान ऋण मोचन योजना, कुछ ऋण मोचन योजना, आपको समझ में आया कुछ? तो इस तरह की हिंदी नहीं है। हम लोग की हिंदी हिंदुस्तानी हिंदी है, जो आम आदमी की समझ में आती है, जो पिक्चरों में हम और आप सुनते हैं, और उसमें दूसरे के प्रति आदर भाव है, दूसरे के ऊपर सम्मान है। हम लोग जो लखनऊ में हिंदी बोलते हैं, जो लखनऊ की तहजीब है, उसमें दूसरे को पूरा सम्मान दिया जाता है। और लखनऊ में जो अब ये तमीज तहजीब की जगह मानी जाती है, ये माना जाता है कि लखनऊ ऐसे वाजिद अली शाह और इस तरह के लोगों का शहर रहा है जहाँ पे कला, नफासत, नजाकत, तहजीब, तमीज, इन सब का वो है। और ये दिखता भी था पहले लखनऊ में अगर लोग एक दूसरे को गाली भी देते थे तो वो गाली भी मतलब बाहर के लोगों को देख के हंसी आएगी। एक तो आप के बिना नहीं बोला जाता था, आप कहना जरूरी था। लखनऊ में सब धर्म मनाए जाते हैं, होली दिवाली तो मनाया जाता है, रामलीला बड़ी होती थी पहले, बेगम हजरत महल पार्क में रावण जलता था, वो भी दिन थे। ईद बहुत बड़ा त्योहार होता था, मतलब ऐसा कोई घर नहीं था हिंदू मुस्लिम जिसके घर में ईद उससे मतलब अनटच्ड हो। गुरु नानक उस दिन तो गंगा स्नान भी होता था, गुरु नानक बर्थडे भी होते थे, प्याऊ भी लगते थे। और एक बड़ा त्योहार लखनऊ में और होता था जो लखनऊ वालों को याद होगा। लखनऊ क्रिसमस तो सब लोग मनाते थे, हर गिरजाघर में अपना क्रिसमस होता था, लेकिन लखनऊ के गिरजाघर क्रिसमस के अलावा लखनऊ का कैथीड्रल है, हजरतगंज के एक कोने में कैथीड्रल स्कूल है। वहां पे क्रिश्चियंस ही नहीं, मेरे ख्याल में जो वहां पे लोग जमा होते थे उसमें शायद ज्यादा संख्या नॉन क्रिश्चियंस की होती थी। वो सब लोग जमा होते थे वहां, मतलब यीशु मसीह की याद में कुछ गाने गाए जाते थे, कुछ पढ़ा जाता था, और लोग वहां एक रंगारंग कार्यक्रम होता था, लोग मस्ती में रहते थे, खाते पीते थे, घूमते बांधते थे, इधर उधर जाते आते थे, ये सब करते थे। ऐसी जगह पे जो आज नहीं, मतलब मुझे याद है 60 से लेके, उससे पहले भी होता ही होगा, लेकिन ये इस तरह का कल्चर एक हमारे यहाँ था। वहां पे कल जब ये क्रिसमस का त्योहार वहां मनाया जा रहा था शाम को, लखनऊ उस समय हजरतगंज के सारे दुकानदार अपनी रोशनी करते हैं, मतलब एक उल्लास का वातावरण होता है, फेस्टिव वो लुक होता है, लोग कुछ खिलाते पिलाते हैं, केक वहां खाया जाता है, सारी दुकानें वो केक रखते हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसे वातावरण में पहुंच गए, जय श्री राम, जय श्री राम। और वहां पे क्या होने लगा, वहां पे आप लोग इस्कॉन का नाम दे रहे हैं, वो मैं वो खुद लगा दे रहा हूं, मतलब मैं आपको वीडियो लगा दे रहा हूं। और लखनऊ में अगर कोई कुछ दिन भी रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर लखनऊ का आज से 90 तक का लखनऊ कह लें या 2000 तक का लखनऊ में अगर कोई 2 महीना भी रहा हो तो उसको लखनऊ की तहजीब समझ में आएगी।
ये लोग जो हरे रामा हरे कृष्णा वहां गा रहे हैं, ये लखनऊ के साथ जाति कर रहे हैं, लखनऊ का गला घोट रहे हैं, लखनऊ को मार रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।